हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता कॉमर्स गाइड। पिछली वीडियोस में हमने लेबर कॉस्ट के बारे में सारा विस्तार पूर्वक देखा था कि कैसे किसे लेबर टर्नओवर कहते हैं और कैसे पर्सनल डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर का, उसको सेलेक्ट करना है, कितनी क्वांटिटी चाहिए उसके बारे में सारा प्लानिंग करना जो है वो पर्सनल डिपार्टमेंट का काम था। अब हम देखेंगे आगे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। Now, engineering department is required to maintain control over working conditions, क्योंकि वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी तभी आप जो लेबर को रिटेन कर सकेंगे, उसकी एफिशिएंसी आप बढ़ा सकेंगे। एज वेल एज अबाउट द प्रोडक्शन मेथड्स, कौन से प्रोडक्शन मेथड्स अप्लाई करने हैं उसे भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही डिसाइड करेगा। तो क्या क्या उसके फंक्शन हो सकते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, कि उसने प्रिपेयर करना है प्लान, स्पेसिफिकेशन फॉर जॉब, जो भी जॉब स्पेसिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, और जो का शेड्यूल क्या होगा जॉब का, और इंस्पेक्शन करनी जॉब की हर एक प्रोसेस में जाकर स्टेप वाइज, जहाँ भी जैसे समझ लीजिए पहले मटेरियल है, फिर उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस है, तो हर स्टेज में प्रोडक्शन की इंस्पेक्शन करना, ये भी काम जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है। हर एक ये सिर्फ ये नहीं देखना है कि जॉब जो है कंप्लीट है तभी आपने इंस्पेक्शन करनी है, हर एक स्टेज में भी आपने जॉब की इंस्पेक्शन करनी है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने। और फिर मेंटेन करनी है सेफ्टी कंडीशंस सो दैट यू कैन अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स इन द वर्क प्लेस। और उसके बाद आपने अच्छी वर्किंग कंडीशन रखनी है, सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, हेल्थ, वर्कर की हेल्थ आपके लिए बहुत, फैक्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वर्कर की हेल्थ के लिए आपने जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है विल बी रिस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद आपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क है बिफोर अंडरटेकिंग एनी न्यू जॉब, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिफोर टेकिंग एनी न्यू जॉब, दिस इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो हम अगला जो डिपार्टमेंट है वो आ जाता है जिसके बारे में हम पूरा डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है रेट और टाइम एंड मोशन स्टडी डिपार्टमेंट। आज हम टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी के बारे में विस्तार पूर्वक जो उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसे समझेंगे, और आने वाली वीडियोस में जो इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं, वो जो अगला टॉपिक होगा रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव, उसमें हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी को, तो वो सारा देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले टाइम स्टडी से। टाइम स्टडी के जो फाउंडर है वो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर। F.W. टेलर ने टाइम स्टडी का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था। तो टाइम स्टडी में बी डिफाइंड प्राइमरली एज द आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डू ईच डिटेल एलिमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। काम आप कर रहे हैं, उस जॉब के जो ऑपरेट करने के अलग अलग एलिमेंट हैं, अलग अलग स्टेप हैं, और अलग अलग स्टेप में क्या टाइम रिक्वायर है या कितना टाइम वर्कर ने लिया है, उस सारे को स्टडी करता है टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी आप डिफाइन कर सकते हैं, आपने ऑब्जर्व करना है लेबर कितना टाइम ले रहा है, और ऑब्जर्व करने के बाद आपने रिकॉर्ड करना है, आप स्टॉप वॉच से जो है टाइम को रिक्वायर जो लिया है उसका जो डिटेल इंफॉर्मेशन है ऑफ परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन कैन बी रिकॉर्डेड बाय द स्टॉप वॉच। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जो टाइम स्टडी का, कि आपने ये देखना है कि क्या प्रॉपर टाइम किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए होना चाहिए। दैट मीन्स इट विल इंक्लूड स्टैंडर्ड टाइम, नॉर्मल टाइम एज वेल एज एक्चुअल टाइम, एंड यू हैव टू गिव सम टाइम अलाउंसेस फॉर द फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द लेबर। लंच करना है और यहाँ थोड़ा रिलैक्स करना है, थोड़ा फटीग दूर करना है, एक जॉब को से दूसरे जॉब में शिफ्ट होने के बीच में रिलैक्सेशन जो टाइम है वो सारे को अलाउंसेस जरूर आपने टाइम को रिकॉर्ड करते वक्त देना है। काम को आप पूरा कर रहे हैं या वर्कर्स जो है काम को कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि एट व्हाट टाइम द वर्कर इज गोइंग टू कंप्लीट द जॉब। अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर यू हैव टू predetermined, you have to have predetermined time which may be based on scientific study and previous experience। तो आपने प्रॉपर स्टडी के साथ, प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस के साथ, प्रॉपर रिसर्च के साथ एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है वर्कर्स के लिए, ताकि वर्कर्स जो है उस स्टैंडर्ड टाइम में काम को कंप्लीट कर सकें, एंड अकॉर्डिंगली जो है वो वेजेस को डिटरमिन किया जाता है।
तो इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है टाइम स्टडी में, वो पहला स्टेप है एनालिसिस ऑफ वर्क, कि आपने वर्क को एनालिसिस करना है, हर एक जॉब के बारे में, हर एक ऑपरेशन के बारे में, उस पर्टिकुलर जॉब के कितना टाइम होना चाहिए वो आपने एनालाइज करना है। सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड, कहता है कि विद द हाई हेल्प ऑफ मोशन स्टडी अननेसेसरी मूवमेंट्स को हम अवॉइड करेंगे और स्टैंडर्ड मेथड जो है एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। फिर उसके बाद है मेकिंग टाइम स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड मेथड, जो भी एक टाइम लिया जा रहा है एक एवरेज वर्कर के द्वारा फॉर द कंप्लीशन ऑफ ए जॉब, उसी को आपने बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड मेथड शुड बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉप वॉच। और इसमें आपने जो टोटल टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, ये सारा जो है इसमें आपने लिखना है। इसलिए FW कहते हैं कि mere statistics as to time which a man takes to do a given piece of work is not main constitute of time study। टाइम स्टडी में सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि कितना टाइम आप एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए ले रहे हैं, बट हमने ये भी देखना है और केयरफुली आपने स्टडी करनी है कि एट व्हाट टाइम द वर्क शुड बी डन और द वर्क आउट टू बी डन, कितने समय में वो वाला काम जो है खत्म हो जाना चाहिए था। ये भी स्टडी आपने टाइम स्टडी में करनी है। तो एडवांटेजेस क्या है टाइम स्टडी के, कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड टाइम होगा तो नेचुरली वर्कर जो है वो कोशिश करेंगे कि वो स्टैंडर्ड टाइम में काम कंप्लीट हो जाए। तो एक बेसिस होगा फॉर व्हाट, फॉर वेज पेमेंट आल्सो एंड कैलकुलेटिंग द प्रीमियम और बोनस विच इज पेएबल इफ द वर्कर्स कंप्लीट द वर्क बिफोर द स्टैंडर्ड टाइम। तो ये इंसेंटिव स्कीम्स के लिए, वेजेस को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है आपकी टाइम स्टडी मेथड। और वर्कर्स की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है व्हेन वाई, बिकॉज टाइम स्टडी डिटरमिन करता है स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ ए जॉब। तो वर्कर भी कोशिश करते हैं, उनके पास एक यार्डस्टिक होती है, एक टारगेट होता है टाइम का, और उसी टाइम में वर्कर जो है पूरा कोशिश करते हैं कि काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। और लेबर की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी करेक्टली असेस कर लिया जाता है। वाई, बिकॉज स्टैंडर्ड टाइम फॉर वेरियस जॉब्स आर ऑलरेडी नोन। तो हमें पता होगा कि हमें कितनी लेबर चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए, एक लेबर कितना काम कर सकता है कितने समय में। और ये जो स्टडी है इससे आप लेबर कॉस्ट की बजट का भी तैयारी कर सकते हैं। और ये स्टडी जो है कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करती है और मैनेजमेंट की जो अटेंशन है उसको भी ड्रॉ किया जाता है फॉर द कॉजेज ऑफ आइडल टाइम। आपको पता चल जाता है कि कितना टाइम जो है वो वर्कर ने काम किया और कितना टाइम जो है उसने आइडल टाइम जो है वो स्पेंड किया है। तो ये स्टडी जो है बहुत ही हेल्पफुल है, आपको करेक्ट कॉस्ट का इस स्टडी से पता चल जाता है, क्योंकि जो लेबर कॉस्ट है वो बेसिस बिकॉज लेबर कॉस्ट स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ दिस स्टडीज। तो इन स्टडीज का जो रिजल्ट है उसी की बेसिस के ऊपर आपने जो लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो ये हमने आज देखा है, इसके ऊपर हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पहले हम देख लेते हैं मोशन स्टडी किसे कहते हैं। ये तो जो टाइम स्टडी था वो FW टेलर जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रहे हैं उनका कंसेप्ट था, पर ये कंसेप्ट हमेशा मोशन स्टडी के साथ मिलकर ही सक्सेसफुली किसी भी फैक्ट्री में काम करता है। अब हम देखेंगे मोशन स्टडी। मोशन स्टडी जो है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? FB गिलब्रेथ। तो FB गिलब्रेथ ने ये जो है आपका कंसेप्ट लाया था मोशन स्टडी। उन्होंने एक ईंटों कंस्ट्रक्शन कंपनी में देखा था, एक कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में देखा था कि किस तरीके से जो लेबर है वो दीवार जो है ईंटों से बनाते हैं, या ईंटें जो रख कर या ईंटों से जो है दीवार कैसे बिल्ड की जाती है। वहाँ पर उन्होंने बहुत ही बारीकी से कह सकते हो कैमरे की सहायता से जो लेबर ईंटें लगा रहा था उसकी मूवमेंट को अच्छी तरह से स्टडी किया था। तब उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था कि कैसे अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटाकर एक वर्कर जो है एक दिन में 2700 जो है ईंटें लगा सकता है इन ल्यू ऑफ 1000। तो उनकी जो ये कंसेप्ट जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो फैक्ट्री में जो है 1000 की जो परफॉर्मेंस थी वर्कर की ईंटें लगाने की वो 2700 तक हो गई थी। तो ये कंसेप्ट से जो फैक्ट्रियों की एफिशिएंसी है बहुत बड़ी थी और इस कंसेप्ट का बहुत ही कहते हैं कि फैक्ट्रियों में स्वागत भी किया गया था, क्योंकि इससे जो है आपकी लेबर कॉस्ट भी कम होती है और आपकी जो लेबर की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ी थी। उन्होंने 18 जो है मूवमेंट्स
मूवमेंट्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब की थी। देखिए किसी भी काम करने के लिए अगर आप टूल्स एंड इक्विपमेंट सारे एक जगह रखते हैं, देन इन दैट केस योर मूवमेंट विल बी, अननेसेसरी मूवमेंट विल बी अवॉइडेड। अगर समझ लीजिए मैं किचन में काम कर रही हूँ, समझ लीजिए मैं एक सब्जी ही बना रही हूँ और एक नमक लाने के लिए या मुझे एक ऑनियन लाने के लिए या मुझे सामान लाने के लिए बार बार किचन से किसी स्टोर रूम में जाना पड़ता है, तो वो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं। एंड इफ आई कीप द एवरीथिंग ऑन माई किचन स्लैब, then in that case unnecessary movements will be avoided and I will take less time to prepare my whatever dish I am preparing, whatever vegetable I am preparing. तो हम जो किचन्स में जो घर में हाउस होल्ड के वर्क है उसमें भी ये अननेसेसरी मूवमेंट्स हटाकर हम बहुत ही एफिशिएंटली अपना काम कर सकते हैं। फैक्ट्रियों में तो है ही ये वाला कॉन्सेप्ट। आप घर में भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जब टाइम टेबल बनाते हैं, अननेसेसरी मूवमेंट्स को बुक लेने के लिए आप बुक ढूंढने शुरू कर दिया, आपको बुक सामने नहीं है या कोई पेन नहीं है, कोई पेंसिल नहीं है, आप उसी ढूंढने में अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो जो आपका एक्चुअल पढ़ने का टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम एंड मोशन स्टडी इज वेरी हेल्पफुल टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट्स एंड टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। तो हम और देखेंगे मोशन स्टडी जो है इसमें आपने करना क्या है, मोशन स्टडी में आपने डिवाइड कर देना है वर्क को इनटू मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट्स, जो बहुत ही जरूरी एलिमेंट्स है वही आपने रखना है, एंड स्टडी दीज एलिमेंट्स सेपरेटली एंड इन रिलेशन टू वन अनदर एंड फ्रॉम these studied elements when timed building methods of least waste। ये कंसेप्ट यही कह रहा है कि आपने जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं वो खत्म कर देनी है ताकि आपका टाइम जो है वो भी कम लगे और जो आपका फटीग है अननेसेसरी मूवमेंट से वो भी कम हो जाए और आपकी जो वर्कर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। तो वर्कर्स आर स्टडीड एट देयर जॉब्स। ये मोशन स्टडी में मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉपरली वर्कर्स को स्टडी किया जाता है, उनकी मूवमेंट्स को बड़ी बारीकी से स्टडी किया जाता है और बाद में बताया जाता है कि ये जो है अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और हर एक मूवमेंट को हम कहते हैं थर्ड ब्लिक। थर्ड ब्लिक का मतलब ये था कि गिलब्रेथ का आप अगर बैकवर्ड स्पेल करते हो तो आ जाता है थर्ड ब्लिक। तो टाइम स्पेंड ऑन ईच थर्ड ब्लिक इन्वॉल्व इन एन ऑपरेशन इज कलेक्टेड बाय द यूज ऑफ ए स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की सहायता से सारे मोशंस को स्टडी किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, एंड ऑल मोशंस आर केयरफुली स्टडीड व्हाई टू फाइंड आउट द मोशन व्हिच आर वेरी मच नीडेड टू परफॉर्म दैट ऑपरेशन। वो स्टडी किया जाता है एंड द पर्पस ऑफ दिस स्टडी टू डिसाइड द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर जॉब। तो मोशन स्टडी को मेथड स्टडी भी कहते हैं और टाइम स्टडी को आप वर्क स्टडी भी कहते हैं। तो ये सारा मिलकर जो है आप किसी भी जो फैक्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकती है। कैसे आप एप्लीकेशन कर सकते हो टाइम मोशन स्टडी की आजकल के बिजनेस में, तो हम देखेंगे कि हर एक टास्क अगर आप सोच रहे हैं तो भी उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट चाहिए, ठीक है। सिर्फ सोचने को छोड़कर हर एक टास्क के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ मूवमेंट चाहिए। आप टाइप कर रहे हैं, मैं लिख रही हूँ, देखिए राइटिंग के लिए आप अगर आप देखिए बॉटल्स का, देखिए बॉटल्स के ऊपर कॉक्स लग रहे हैं या आप कह सकते हैं ड्रिलिंग हो रही है, वेल्डिंग हो रही है। आप देखिए अगर आप ये देखिए आप गार्डन में अगर वो जो माली है वो गुडाई कर रहा है तो उसमें भी मूवमेंट्स की जरूरत है। तो वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग ऑल रिक्वायर्ड सम मूवमेंट्स, पर कौन सी मूवमेंट चाहिए, कौन सी अननेसेसरी मूवमेंट्स है वो हम स्टडी करते हैं मोशन स्टडी में। और जो आजकल का टाइपिंग कोड में प्लगिंग करना, आपने प्रेशर वॉशर में स्केचिंग कर रहे हो, बिल्डिंग प्लान कर रहे हो, तो ये मूवमेंट जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट की है। इसीलिए जो टाइम एंड मोशन स्टडी है वो आजकल के मॉडर्न एनवायरनमेंट में अप्लाई होती है। तो आपने एनालाइज करना है कैसे एम्प्लॉयड ऑपरेट करते हैं, क्या टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं। कंपनी पॉइंट आउट कर सकती है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर वर्कर जो है अपना टाइम अननेसेसरी जो है वो वेस्ट कर रहे हैं या अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं। तो अगर आप इनएफिशिएंसी बढ़ा कब जो जितनी भी इनएफिशिएंसी अगर से आप एक जो बिजनेस में है वो रिमूव कर देता है, देन इट कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ whatever staff or labor। फॉर एग्जाम्पल आप कार को मैन्युफैक्चर करने का एक बेटर वे फाइंड आउट करते हो, देन इन दैट केस व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रिड्यूसिंग योर प्रोडक्शन टाइम एज वेल एज योर आउटपुट विल इंक्रीज।
तो एक मेथड प्रिस्क्राइब स्टैंडर्डाइज्ड सिंप्लीफाइड मेथड्स होने चाहिए ताकि आप अननेसेसरी मूवमेंट्स को कम कर सकें और कम समय में और कह सकते हैं एफिशिएंसी बढ़ाकर उस काम को कंप्लीट किया जाए। तो जो एक्सेसिव मूवमेंट्स हैं दैट इज द बिगर कॉज ऑफ द वेस्टेज, उसे आपने अवॉइड करना है। तो किसी भी टास्क को 10 स्टेप्स में कंप्लीट करना जबकि उसे 7 स्टेप ही चाहिए थे, तो ये तो अननेसेसरी आप कह सकते हैं बर्डन हो जाएगा वेस्टेज ऑफ टाइम का। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी काम को अगर आप 7 स्टेप्स में कंप्लीट कर सकते हैं देन व्हाई 10 स्टेप्स। तो हमें जो कम से कम स्टेप चाहिए किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए वही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिस्क्राइब करना चाहिए ताकि जो है वर्कर क्या करे, लॉस ऑफ रिसोर्सेज भी वेस्ट ना करे और टाइम भी ना वेस्ट करे और अननेसेसरी मूवमेंट भी ना वेस्ट करे। तो हमने तो यही कोशिश करनी है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लेबर है चाहे वो मटेरियल है, वी हैव टू यूज इट टू इट्स बेस्ट ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ सके और कॉस्ट जो है वो कम कर सके। ये तो मेन गोल है किसी भी बिजनेस को आगे वाइड करेंगे अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे और तभी आप ग्रो करेंगे। तो विथ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन टाइम मोशन स्टडी अलाउ एनी बिजनेसमैन टू इम्प्रूव प्रोसेसेस एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस। बेटर वर्किंग मेथड्स होंगे तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और फटीग है वो कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे आप जो पुराना स्टाइल का टाइपराइटर दे दीजिए टाइपिंग करने के लिए और अगर उसको रिप्लेस करके आप कंप्यूटर दे दीजिए तो नेचुरली है कि मेरी एफिशिएंसी जो उससे बढ़ेगी। ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे पुराने जो कह सकते हैं मशीनें थी जिन्हें काम करने में बहुत फटीग होता था। आप कह सकते हैं जैसे आप देखिए स्विंग मशीन है, स्विंग मशीन आप हाथ से चलाते अब तक आ रहे हैं और अगर आपने स्टिचिंग का काम करना और अगर आपके पास मोटर है जिसको आप बस पैर दबाएं और जो है वो मशीन चल पड़े तो उसमें आपका फटीग बहुत कम हो जाता है। तो इस प्रकार से कई मेथड्स हैं जिससे आप अपनी एफिशिएंसी और फटीग को एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और फटीग को कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो मेथड्स हैं वो जरूर प्रिस्क्राइब होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो टाइम मोशन स्टडी जो टाइम मोशन थ्योरी है ये इन्हांस करके रिसोर्स प्लानिंग एंड एलोकेशन भी। और जब आपको पता है कि टाइम एंड मूवमेंट पर्टिकुलर टास्क को चाहिए तो आप उसी तरीके से अपॉर्शन कर सकते हो नेसेसरी रिसोर्सेज को और डिक्रीज कॉस्ट तो एक बेटर एडवांटेज है ही आपका टाइम एंड मोशन स्टडी में। बेटर यू प्लान रिसोर्सेज मोर वर्क यू विल गेट, राइट। तो ये सारे एडवांटेजेस थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है, आपने खुद भी एज ए स्टूडेंट, एज ए हाउसवाइफ, एज ए बिजनेसमैन और अदरवाइज भी आपको पता होना चाहिए टाइम एंड मोशन स्टडी भी किस प्रकार से हम अननेसेसरी मूवमेंट्स को अवॉइड करके अपनी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा सकते हैं। तो देखिए एक छोटी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसे भी हम कर लेते हैं। बहुत ही अब ये तो सिंपल सी बात है कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, यहाँ दोनों में क्या फर्क है टाइम एंड मोशन स्टडी में। तो हम देखेंगे मीनिंग में अभी आपने देखा था टाइम स्टडी जो है दैट इज द आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनी जॉब। जबकि आपकी मोशन स्टडी है उसमें हर एक एलिमेंट्स के, हर एक स्टेप्स के, हर एक मोशन जो एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए चाहिए उसकी स्टडी की जाती है और जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है वो इसमें मोशन स्टडी में हटाई जाती है और एक प्रिस्क्राइब किया जाता है स्टैंडर्डाइज्ड शेड्यूल कह सकते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर जॉब। अब हम देखेंगे अगला जो है टाइम स्टडी में टाइम और जबकि मोशन स्टडी में आप किसकी स्टडी कर रहे हो, मोशंस की, मूवमेंट्स की। और यहाँ पर आप नॉर्मल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम इसके बारे में सारा स्टडी कर रहे हो। पर्पस क्या है टाइम स्टडी का? नेचुरली टू मिनिमाइज द टाइम टू कंप्लीट एनी जॉब और वर्क। यहाँ पर मोशन स्टडी में टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट्स टू कंप्लीट ए प्रिस्क्राइब जॉब। और टूल्स क्या यूज हो रहे हैं यहाँ पर? आप टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे? वॉच, स्टॉप वॉच आप इसमें यूज कर रहे हैं, जबकि इसमें आप क्या यूज कर रहे हैं? कैमरा यूज कर सकते हैं। स्लो मोशन से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें सर्विलेंस कैमरा आप यूज कर सकते हैं जिससे स्लो मोशन वगैरह जो भी आपकी मूवमेंट्स हैं उसको रिकॉर्ड करके एनालाइज करके फिर उसको आप आगे स्टडी कर सकते हैं। फिर ये फोकस रखती है जो टाइम स्टडी में आप फोकस रखते हो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो इंक्रीज हो, जबकि इसमें हम कोशिश करते हैं मिनिमाइजिंग ऑफ मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स। अब लास्ट में है ऑब्जेक्टिव्स क्या है टाइम स्टडी का? टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमिन द फेयर डेज
वर्क, एक दिन में जो एक्चुअल काम करना चाहिए था क्या वो लेबर ने किया उस पर्टिकुलर टाइम में कि नहीं किया, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव है टाइम स्टडी का। जबकि इसमें बेस्ट मेथड, इसमें आपने मेथड देखना है कि कौन सा बेस्ट मेथड है जिसमें अगर आप जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, तो आपके अननेसेसरी मूवमेंट्स अवॉइड होती हैं। तो ये है दोनों का डिफरेंस। अब हम एक छोटी सी प्रॉब्लम कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए वर्क मेजरमेंट में कैसे टाइम एंड जो मोशन स्टडी है वो हेल्प करती है। तो देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम दी हुई है, इसे हम कर लेंगे 1 सेकेंड में। बहुत स्मॉल और छोटी सी प्रॉब्लम है। इसमें देखिए आपको बताया गया है यूनिट प्रोड्यूस है 350, टाइम स्पेंड है 10 आवर्स, आइडल टाइम आपको 15% दिया हुआ है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपको ये प्रॉब्लम जो दी हुई है, वर्क मेजरमेंट स्टडी वॉज कैरिड आउट इन फॉर्म फॉर 10 आवर्स एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज जनरेटेड। यूनिट प्रोड्यूस है 350, आइडल टाइम दिया है 15%, परफॉर्मेंस रेटिंग है 120%, अलाउंस टाइम है 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द टास्क? तो सबसे पहले आप देखेंगे यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट्स प्रोड्यूस कितनी है, देखिए यूनिट प्रोड्यूस है आपकी 350, यूनिट प्रोड्यूस आपको दी हुई है 350 और टाइम स्पेंड जो दिया हुआ है आपको, टाइम स्पेंड आपको दिया हुआ है इसमें 10 आवर्स, टाइम स्पेंड दिया है 10 आवर्स। और उसके बाद आइडल टाइम आपको दिया हुआ है, आइडल टाइम आपको कितना दिया हुआ है, देखिए आइडल टाइम आपको दिया हुआ है 15%। तो अब इसकी सहायता से हम निकालेंगे ऑब्जर्व टाइम। सबसे पहले हम निकालेंगे ऑब्जर्व टाइम पर यूनिट। एक यूनिट में आपका ऑब्जर्व टाइम क्या है पर यूनिट इन मिनट्स। आपको दिए हुए हैं आवर्स, आपने निकालने हैं मिनट्स। तो देखिए सिंपल है, 10 आवर्स आपको दिए हुए थे, मिनट्स से निकालने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और जो प्रोडक्टिव टाइम आपका कितना हुआ, आप 100 में से 15% माइनस कर दीजिए, आपका प्रोडक्टिव टाइम हुआ है 85%। अब हम इसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ जो भी आपकी यूनिट्स हैं, और जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 350, इसे डिवाइड कर दीजिए। इसको आप सॉल्व कीजिए, 85 को 6 से मल्टीप्लाई करके आप 350 से डिवाइड कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा 1.457। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 1.457। ये आपका आ गया है ऑब्जर्व टाइम। अब हम आगे निकालेंगे नॉर्मल टाइम। देखिए यहाँ पर नॉर्मल टाइम कैसे आएगा, आपको कितनी एफिशिएंसी दी हुई है, 120% में दी हुई है, हमने इसमें नहीं निकालनी है, 100 में निकालना। नॉर्मल टाइम कितना होगा, तो नॉर्मल टाइम अगर आप इस तरीके से निकालते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1.748 मिनट्स। 1.748 मिनट्स आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये 120% पे दी हुई थी, तो आपने तो निकालना है जो टाइम पर यूनिट है 1.457 मिनट्स दिए हुए हैं, व्हेन परफॉर्मेंस रेटिंग इज 120%। और अगर नॉर्मल टाइम पर यूनिट एट 100% है तो परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होगी आपकी, क्योंकि टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी आपकी एफिशिएंसी कम हो गई है, 100% हो गई है, तो पहले 120 थी तो नेचुरली आप टाइम कम ले रहे थे, अब आपके 100% है तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, दैट विल बी 1.748 मिनट्स। और अलाउंस टाइम आपने कितना दिया हुआ है, आप प्रॉब्लम में देखिए अलाउंस टाइम आपको नजर आएगा 10%। अलाउंस टाइम कितना दिया हुआ आपको 10%, ठीक है जी। तो अब हमारा स्टैंडर्ड टाइम कैसे आएगा, जस्ट स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालेंगे हम, देखिए स्टैंडर्ड टाइम के लिए आपका जो भी जो नॉर्मल टाइम आया 1.748, तो उसको आप दे रहे हैं मल्टीप्लाई बाय हम, क्योंकि अगर 10 है आपका अलाउंस टाइम, तो इसका मतलब इसमें अभी 110 में 100 प्लस 10, इसमें नॉर्मल जो आपका एबनॉर्मल जो आपका ये जो अलाउंस टाइम है इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अब आप डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी 1.923 मिनट्स, क्योंकि 10% आपने अलाउंस टाइम देना है, वो भी अगर आप इंक्लूड करते हैं 1.748 में, तो आप ऐसे अलग से भी कर सकते हैं 1.748 का 10% निकाल कर उसमें इंक्लूड
भी कर दीजिए तो भी आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। वो भी मैं आपको बता देती हूँ मिनट्स। ये सारा आंसर जो आ रहा है आपका मिनट्स में आ रहा है। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1.748 मल्टीप्लाई बाय 100/90 तो भी आपका आंसर जो आ जाएगा 1.942 मिनट्स। तो ऑल्टरनेटिवली आप इस तरीके से भी स्टैंडर्ड टाइम को जो है कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था कि सबसे पहले आपने निकाला था ऑब्जर्व टाइम, ऑब्जर्व टाइम के बाद आपने नॉर्मल टाइम निकाला, क्योंकि ऑब्जर्व टाइम आपका 120% एफिशिएंसी में था, हमने 100% में निकाला तो आपका ज़्यादा आ जाएगा 1.748। उसके बाद जो अलाउंसेस टाइम था, क्योंकि वो इसमें हमने इंक्लूड करना है तभी आपका स्टैंडर्ड टाइम आएगा, क्योंकि हमने वर्कर्स को उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी कुछ नॉर्मल जो है अलाउंस देना है। तो अगर वो भी स्टैंडर्ड अलाउंस टाइम भी आप इंक्लूड करते हैं तो आपका स्टैंडर्ड टाइम आ जाता है 1.923 मिनट्स। और ऑल्टरनेटिवली आप इस तरीके से भी कर सकते हैं 100 माइनस 10 आपका कितना आ जाता है 90। तो अगर आपका 100 है आप कह सकते हो, अगर आपका 100 है स्टैंडर्ड टाइम, अगर 90 में अगर आपका ये है 1.748 तो 100 में कितना होगा, तो इस तरीके से भी अगर आप निकालते हैं 100/90 तो आपका आ जाता है 1.942 मिनट्स। तो होप आपको ये मेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी समझ में आया कि आज हमने काफ़ी कुछ किया। वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, एडवांटेजेस अलग से कराने के जरूरी नहीं है, क्योंकि साथ साथ में मैंने आपको बता दिया है कि टाइम एंड मोशन स्टडी के क्या एडवांटेजेस हैं। ये एफिशिएंसी बढ़ाती है, अननेसेसरी मूवमेंट हटाती है, आपके सामने एक यार्डस्टिक, आपके सामने एक टारगेट है, स्टैंडर्ड टाइम है जिसको कंप्लीट करना है। तो एक टारगेट दिया होता है टाइम का कि इतने टाइम में आपने कंप्लीट करना है। और ये जो टाइम एंड मोशन स्टडी है, आपका जो इंसेंटिव प्लान है, बोनस स्कीम्स है, इन सबको भी जब आपने वेजेस कैलकुलेट करना है, बोनस कैलकुलेट करना है, इंसेंटिव कैलकुलेट करना, वहाँ भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। बजटिंग करनी है लेबर कॉस्ट की तो भी आपकी ये टाइम एंड मोशन स्टडी बहुत हेल्पफुल है। और जो आइडियल टाइम आपको पता चल जाता है, तो आपको होप ये जरूर समझ में आया होगा। आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें हम करेंगे जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, मेरिट रेटिंग क्या होती है, ये सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको ये जो जितने भी टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग के बहुत सरल तरीके से अच्छी तरह से करवाने वाली हूँ और आपको समझ में भी आने वाले हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर आगे शेयर करते रहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स आपको कोविड की वजह से या और भी कई फाइनेंशियल कंस्टेंट्स होते हैं उसकी वजह से कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो मेरे इस जो वीडियोस को देखकर उन्हें ज़रूर बेनिफिट होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो आप मेरी वीडियो को जरूर आगे जितना ज़्यादा हो सकता है आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर लास्ट में आपको सभी जिन्होंने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस वीडियो मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में और वीडियो को आगे से आगे जो शेयर कर रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।